गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में कॉमर्स से रिलेटेड सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे लाभ होता होगा। तो आज का टॉपिक में हम जो लिए हुए हैं और आईकॉम सेकेंड ईयर का जो निरंतर क्लासेस चलती आ रही है उसमें से कंपनी अकाउंट का चैप्टर चालू हुआ है। तो उस कंपनी अकाउंट में आज क्वेश्चन नंबर 8 में मैं स्क्रीन पर जो दर्शा दिया हूं उस पर हम डिस्प्ले करते हैं क्वेश्चन वाइज से कि एक कंपनियां की भूमिका आज बाजार के परिप्रेक्ष्य में क्या होती है और मानव की आवश्यकताएं को पूर्ति करने में वह कंपनी सक्षम है या नहीं है, इसके बारे में भी विश्लेषण हम लोग करेंगे। तो जैसा कि सर्वविदित है कि एक व्यक्ति यानी एक उपभोक्ता की आवश्यकताएं अनंत होती है, लेकिन उसको पूर्ति करने के जो साधन जो होते हैं वो बिल्कुल सीमित होते हैं। तो इन सीमित साधनों के माध्यम से हम कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें और कैसे हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें, ये भी एक सवाल है। और इस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो पहलू है, जो स्तंभ है, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वह किस रूप में होती है, वह भी हम लोग अनुकरण करेंगे। जैसा कि मैं अभी तुरंत ही बता देना चाहता हूं इस मैटर पर कि व्यापारिक रूप से देखा जाए तो मूल रूप से कहा जाए तो 3 तरह का होता है। पहला होता है सोल ट्रेड, जिसको एकाकी व्यापार के रूप में जाना जाता है। यह बिल्कुल अति प्राचीन व्यापार है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार की संख्या एकाकी व्यापार के रूप में देखा जाता है, जो छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस एकाकी व्यापार में वह व्यक्ति अकेला होता है, वह व्यक्ति खुद पूंजी लगाता है, वह व्यक्ति अपनी मानसिक उपयोग करके वह व्यक्ति प्रबंधन करता है, वह व्यक्ति जोखिम उठाता है। अगर प्रबंधकीय व्यवस्था अगर अच्छी होती है तो उसे व्यापार संचालन के बाद उसे लाभ हासिल होता है, अन्यथा व्यापारिक प्रबंधन अगर गड़बड़ हो जाती है तो उसे लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। तो ये एकाकी व्यापार में वह व्यक्ति अकेला होता है, वह व्यक्ति अकेला होता है जिसके कारण से वह अपने आप को इतनी बड़ी मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो सन 1932 की बात है कि उस समय एक साझेदारी संस्था का जन्म दिया गया और उस समय भारत में लागू किया गया यह अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसमें अपनाया गया क्या कि इस जोखिम को सहारा लिया जाए। ये जोखिम हमारे ऊपर अकेला है, उसका कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ में सहारा साबित हो कि वह व्यक्ति भी जोखिम ले, एक तीसरा व्यक्ति भी ले। तो इस प्रकार के जोखिम जितना सारा होता है उसका आपस में हम लोग रिस्क लेने का साहस कर लेते हैं। प्लस पूंजी लगाने की क्षमता की बात जब आती है तो हम भी पूंजी लगाते हैं, अगला सदस्य भी लगाता है, अगला सदस्य भी लगाता है। इस प्रकार पूंजी का आकार भी बड़ा हो जाता है। प्रबंधन की क्षमता की जहाँ तक बात होती है तो हमारी मानसिक सोच जो है, अगला का भी मानसिक सोच है, तीसरा सदस्य का भी मानसिक सोच है। सब लोग आपस में मिलजुल करके हम लोग प्रबंधकीय व्यवस्था का जन्म देते हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था अपनाते हैं ताकि हमारी व्यापारिक जगत में साझेदारी व्यापार जो है और ज़्यादा फलीभूत हो सके। और ये साझेदारी संस्था के जन्म होने के बाद में निश्चित है कि एकाकी व्यापार से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि एक बहुत बड़ा अवगुण कहा जा सकता है कि जिस तरीके से व्यापारिक जगत में एकाकी व्यापार का फैलाव हुआ, व्यापक हुआ, उतनी साझेदारी व्यापार का फैलाव नहीं हो पाया, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। वजह ये था कि जिस समय साझेदारी संस्था का जन्म होता है तो उस समय सदस्यों के बीच में विश्वास का बुनियाद बहुत ही गहरा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है विश्वास का बुनियाद में कमी आने लगती है, विश्वास का बुनियाद कमज़ोर होने लगता है। तो ये कमज़ोर होने के कारण से एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपस में शंका के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और फर्म पर एक आंच आ जाता है कि वह व्यक्ति किस तरीके से साथ दे रहा है। वह व्यक्ति कुछ पूंजी लगाया है, कोई दूसरा सदस्य कम लगाया है, कोई ज़्यादा लगाया है,
किसी कोई समय ज़्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, तरह तरह एक दूसरे के प्रति विश्वास ना होकर के अविश्वास होने लगता है और परिणाम यह होता है कि यह परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाता है और फर्म को विघटित कर दिया जाता है। तो लेकिन ये दो संस्था, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार छोड़ करके जो एक नई संस्था को जन्म दिया गया, वह समय आया 1956 की बात। भारत में सन 1956 में एक कंपनी अधिनियम 1956 को जारी किया गया। इसमें कहा गया क्या कि यह संस्था व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम संस्था है, इसलिए कहा जाता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह काम करता है। अगर आदमी मरणशील है, आदमी मर जाता है, लेकिन कंपनी मरती नहीं है। कंपनी हमेशा शाश्वत रहती है, हमेशा रहती है कंपनी, क्योंकि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है और कंपनी अधिनियम के कानून के दृष्टिकोण से चलता है। तो यहाँ पर कंपनियाँ का पूंजी कैसे इकट्ठा होता है, कंपनी का अधिनियम के तहत में कौन कौन सा धारा लागू होता है, कौन सा नियम है, कैसे कंपनियां अपने संचालन करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर होते हैं, कौन सा निजी कंपनी है, कौन सा सार्वजनिक कंपनी है, इसके बारे में हम भी विवेचना नेक्स्ट क्लास में भी हम करेंगे। लेकिन मूल रूप से बात यही चीज़ हम बता देना चाहता हूं कि कंपनी अपनी पूंजी व्यापार से इकट्ठा, बाजार से इकट्ठा करती है और बाजार से इकट्ठा करने के लिए उसको सबसे पहले कंपनी के आरओसी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब आरओसी से रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तब उसे एक परमिशन दिया जाता है कि आप बाजार में शेयर्स इशू करके बाजार से पैसा उठा सकते हैं। तो जब कंपनी को यह अधिकार मिल गया कि शेयर जारी करने का, तो मामला आता है क्या कि समझने की चीज़ है कि शेयर किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं। तो कंपनी की पूंजी का वह छोटा से छोटा भाग जो छोटे छोटे अंशों में विभक्त रहती है, वही हमारा शेयर कहलाता है। जैसे 10 लाख रुपया के पूंजी की आवश्यकता है और मैंने एक शेयर का दाम 10 रुपया रख दिया, तो हमें 1 लाख अंश जारी करना पड़ेगा। जब 1 लाख अंश यानी 1 लाख लोग खरीद लेंगे और सब लोग 10-10 रुपया कंपनियां में भेजेंगे, तो निश्चित है कि कंपनी के पास एक पूंजी इकट्ठा होकर के 10 लाख रुपया आ जाता है। तो यहाँ कंपनी अपने अंशों को एकमुश्त भी मांग सकती है और किस्तों में भी मांग सकती है। लेकिन कितनी किस्तों में मांग सकती है, तो अधिकतम 5 किस्तों में मांग सकती है। पहला ऑन एप्लीकेशन, दूसरा ऑन अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल पर, चौथा सेकेंड कॉल पर और पांचवा फाइनल कॉल पर। तो यहाँ पर बात आ रहा है कि आपको जो पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कल ही कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो जैन लिमिटेड है और दूसरा व्यक्ति है एक कमल। ये दोनों संस्था जो है, इसमें से जैन लिमिटेड को एक मशीनरी खरीदने की ज़रूरत हुई है, तो मशीन खरीदा है कमल लिमिटेड से। तो जैन लिमिटेड 6 लाख रुपया का मशीन खरीदा और बदले में क्या दिया उसको कि 50% उसको पेमेंट कर दिया चेक के माध्यम से, यानी कि 50% उसको तुरंत दे दिया गया और 50% के बारे में बोला गया क्या कि जो शेष रकम बचा हुआ है वह पैसा हमारे पास तो अभी है नहीं, लेकिन आपको पैसा ना दे करके आप हमारी कंपनी का अगर अंश लेना चाहते हैं तो मैं इस अंश को आपके फेवर में जारी कर दूंगा। मतलब 3 लाख रुपया उसको तुरंत मिल जाता है और 3 लाख रुपया का इक्विटी शेयर्स मिलता है। लेकिन जैन लिमिटेड बोला क्या कि ठीक है, हम आपको शेयर देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको फेस वैल्यू पर मैं नहीं दे पाऊंगा, बल्कि आपको प्रीमियम पर जारी करूंगा, आपको अधिमूल्य पर जारी करूंगा, क्योंकि हमारी कंपनियां का अंश खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं प्रीमियम पर बेच रहा हूं, मेरा डिस्काउंट पर नहीं होगा शेयर। आपको मैं 3 लाख के बदले में 2.5 लाख रुपया का इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा और 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम में दूंगा। तो मामला क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द जैन लिमिटेड और पार्टिकुलर्स लेजर फॉलियो अमाउंट्स एंड अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फर्स्ट में मशीनरी अकाउंट DR to कमल अकाउंट लिखें। क्यों लिखे भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट? इसलिए लिखे कि अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो जैन लिमिटेड में मशीन आ रहा है, मशीन की खरीदारी हो रही है, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट हो गया। और किस से खरीदा? तो कमल लिमिटेड से खरीदा, माने कमल से खरीदा। तो 6 लाख रुपया हो गया। बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम कमल। ओके,
अब मामला आता है कि 6 लाख रुपया का पे आउट जो करना है वह हमें कमल को देना है। तो कमल अकाउंट DR टू बैंक ऑन बीइंग 50% पेमेंट मेड बाय चेक। तो 6 लाख का 50% आपका हो गया 3 लाख रुपया। ये 3 लाख रुपया आपका पेमेंट कर दिया गया है कमल को। अब कमल के पास में कितना पैसा देने की बारी आ गई, 3 लाख का। और तो 3 लाख रुपया पैसा नहीं दिया जा रहा है बल्कि उसको शेयर दिया जा रहा है। तो ये 10 रुपया का शेयर जो था ना, 10 रुपया का शेयर, वह 10 रुपया में 20% बढ़ा करके दिया गया कि जैसे 10 रुपया का शेयर था और हमको 3 लाख रुपया देना था, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको 30,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी क्या किया कि ये 10 रुपया के जगह पर 12 रुपया बढ़ा दिया दाम, यानी कि 2 रुपया जो प्रीमियम पर जारी किया। तो अब हमें 25,000 शेयर देना पड़ेगा। ओके, अब ये 12 रुपया क्या है, 10 रुपया हमारा फेस वैल्यू और 2 रुपया हमारा प्रीमियम पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि कमल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग 25,000 इक्विटी शेयर्स इशूड इन फेवर ऑफ कमल एट द रेट ऑफ ₹12 ईच इंक्लूडिंग ₹2 एज प्रीमियम। तो 25,000 गुना 10 बराबर 2.5 लाख और 25,000 गुना 2 बराबर 50,000। तो 2.5 लाख और 50,000 उसको 3 लाख रुपया पेमेंट हो गया। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो मशीन हमने 6 लाख का खरीदा उसमें 3 लाख 50% जो है चेक के माध्यम से मैंने पेमेंट कर दिया और बाकी शेष रकम 50% बचा, उसको मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके मैंने उसको भी पेमेंट कर दिया। अर्थात ये ट्रांजैक्शंस जो हुआ हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो ये आपका कंप्लीट हो गया। मोटिवेट के जरिए भी मैंने आपको बता दिया। आप बुक्स में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छा हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक संस्था है राज एंड कंपनी और दूसरी संस्था है, कंपनी का नाम सवाल में नहीं दिया हुआ है तो जो उसका नाम हम लोग ना रख के बल्कि विक्रेता कर रखेंगे। वेंडर मतलब विक्रेता होता है। तो मशीन कितने का खरीदा गया यहाँ पर, 1,96,000 का। मशीन अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम वेंडर 1,96,000। ओके, अब यहाँ पर राज एंड कंपनी के खाते में एंट्री हो रहा है तो मशीन का पैसा वेंडर को देना है 1,96,000। तो अब इस कंपनी के बारे में क्या कहना है, सो देखने की चीज़ है कि 1,96,000 का जो पेमेंट होगा उसके संदर्भ में ये वेंडर को राज एंड कंपनी जो है सो 2,000 इक्विटी शेयर्स दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि एक अंश का दाम था 100 रुपया, इसको 2 रुपया घटा करके दे रहा है 98 रुपया में। मतलब 98 रुपया में शेयर्स जारी किया जा रहा है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो कंपनी की स्थिति अगर अच्छी नहीं रहती है, जिसकी मैनेजमेंट स्किलनेस नहीं रहती है, जो बाज़ार में अच्छी तरीके से गुणवत्ता नहीं पेश कर पाती है, उसका निश्चित है कि डिमांड गिर जाता है और जब डिमांड कम हो जाता है तो निश्चित है कि प्राइस भी कम हो जाता है। अगर डिमांड ज़्यादा रहता है तो निश्चित है कि उस कंपनी का रेपुटेशन ज़्यादा होगा, उस कंपनी का शेयर का वैल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन इस जगह पर इस सवाल में कंपनी जो इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है वह लेस करके कर रही है, मतलब 2 रुपया कम करके कर रही है। तो यहाँ पर फेवर में किसके फेवर में, वेंडर के फेवर में इशू करना है। वेंडर अकाउंट DR टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट DR to equity share capital account being 2,000 equity shares issued in favor of vendor at the rate of 100 each including ₹2 as प्रीमियम। तो 2 लाख रुपया का हो गया। 2 लाख रुपया में हमें कितना, 1,96,000 हमें देना था, 4,000 रुपया हमारा डिस्काउंट हो गया। चूंकि डिस्काउंट को हमने डेबिट इसलिए किया कि जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स का रूल होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। जितने सारे लाभ होते हैं और आय होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं और जो लॉस होता है और एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट आर DR।
तो ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल आज आपको मैंने बताया बढ़िया तरीके से, आपको मोटिवेट कर दिया। आशा और उम्मीद है कि आप बढ़िया तरीके से इसको समझ गए होंगे। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार मैं बताते आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर अभ्यास कीजिएगा तभी ये सवाल आपके नियंत्रण में रहेगा। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आप अच्छी तरीके से बना नहीं पाएंगे, बल्कि कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगली क्लास में मैं फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।